नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है, या फिर सांपों के पैर कहाँ गायब हो गए? इन्हीं सवालों का जवाब देने की जो सबसे पहली बड़ी वैज्ञानिक कोशिशें हुई, उनमें से एक था लेमार्कवाद का सिद्धांत। तो चलिए आज जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के इसी दिलचस्प आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मिलेंगे जीन बैप्टिस्ट लेमार्क से, फिर उनके सिद्धांत के जो 4 मेन पिलर्स हैं, उनको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए जिराफ और सांप जैसे उदाहरण कैसे दिए। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि साइंटिस्ट ने उनके विचारों को क्यों और कैसे चैलेंज किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसके विचारों ने विकास यानी इवोल्यूशन की पूरी बहस को ही एक नई दिशा दे दी थी। ये हैं जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, फ्रांस के एक जाने माने प्रकृतिवादी। बात है साल 1809 की, जब उन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजी। इसी किताब में उन्होंने अपना वो क्रांतिकारी आइडिया पेश किया कि प्रजातियां हमेशा से ऐसी नहीं थीं, वो समय के साथ बदलती हैं, यानी उनमें विकास होता है। उनके पूरे सिद्धांत की जो सबसे अहम बात है, वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक लोहार है जो दिन रात हथौड़ा चलाकर अपनी बाजुओं की मसल्स को बहुत मजबूत बना लेता है। तो लेमार्क के अनुसार उसकी ये कमाई हुई मजबूती उसके बच्चों में भी विरासत के तौर पर जा सकती है। तो लेमार्क का ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो है, वो असल में 4 मेन आइडियाज, या कह सकते हैं कि 4 स्तंभों पर खड़ा है। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो ये है लेमार्क के सिद्धांत की वो 4 सीढ़ियां। पहली, वातावरण का सीधा असर। दूसरी, अंगों का इस्तेमाल होना या न होना। तीसरी, हर जीव के अंदर बढ़ने की एक नेचुरल इच्छा। और चौथी, जो भी बदलाव आए उनका अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाना। आइए अब इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला सिद्धांत है वातावरण का सीधा प्रभाव। लेमार्क का मानना था कि जब भी किसी जीव का माहौल बदलता है, जैसे मान लीजिए कहीं का मौसम बदल गया या खाने पीने की चीजें बदल गईं, तो ये बदलाव उस जीव पर सीधा असर डालता है। इसी असर की वजह से उस जीव के शरीर की बनावट और उसकी आदतों में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। अच्छा, पर यह बदलाव होता कैसे है? यहीं पर आता है लेमार्क का दूसरा सिद्धांत, जिसे हम यूज इट और लूज इट भी कह सकते हैं। मतलब इस्तेमाल करो या फिर उसे खो दो। उनके हिसाब से जीव अपने जिस अंग का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, वो अंग उतना ही मजबूत और बेहतर होता जाएगा, और जिस अंग का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, वो धीरे धीरे कमजोर होकर गायब भी हो सकता है। लेमार्क का तीसरा सिद्धांत थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सा है। उनका मानना था कि हर जीव के अंदर ना एक आंतरिक शक्ति होती है, एक नेचुरल ड्राइव होती है, जो उसे हमेशा और बड़ा और बेहतर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने के लिए अंदर से पुश करती रहती है। और ये रहा चौथा और सबसे जरूरी सिद्धांत, जो पिछली सारी बातों को आपस में जोड़ देता है। लेमार्क ने कहा कि एक जीव अपनी पूरी जिंदगी में जो भी नए गुण हासिल करता है, चाहे वो माहौल के असर से हो या किसी अंग के कम या ज्यादा इस्तेमाल से, वो सारे गुण उसकी अगली पीढ़ी में विरासत के तौर पर चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेमार्क ने अपनी इतनी बड़ी बात को साबित करने के लिए क्या सबूत दिए? उन्होंने किस आधार पर यह सब कहा? चलिए उनके 2 सबसे फेमस एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेमार्कवाद की बात हो और जिराफ का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहानी कुछ यूं है कि लेमार्क के अनुसार जिराफ के जो पूर्वज थे, उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी और वो जमीन पर उगी घास खाते थे। लेकिन फिर माहौल बदला, जमीन सूखी हो गई और घास खत्म हो गई। अब खाने के लिए सिर्फ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां बचीं। तो पेट भरने के लिए उन्हें अपनी गर्दन और अगली टांगों को लगातार ऊपर की ओर खींचना पड़ा। इस लगातार कोशिश से उनकी गर्दन लंबी होती गई और ये नया गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में जाता रहा, और नतीजा आज के लंबे गर्दन वाले जिराफ। चलिए अब एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जहां कोई अंग विकसित नहीं हुआ बल्कि गायब ही हो गया। लेमार्क ने सांपों के बारे में तर्क दिया कि उनके पुरखों के पैर हुआ करते थे। लेकिन सोचिए, घनी झाड़ियों में या तंग बिलों में घुसते वक्त ये पैर तो रुकावट बनते होंगे। तो सांपों ने अपने पैरों का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया और रेंग कर चलने लगे। अब क्योंकि पैरों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, तो यूज इट और लूज इट वाले नियम के हिसाब से वो धीरे धीरे छोटे होते गए और कई पीढ़ियों के बाद पूरी तरह से गायब हो गए। और हाँ, लगातार रेंगने की वजह से उनका शरीर लंबा और पतला भी हो गया।
ये उदाहरण सुनने में तो कितने लॉजिकल लगते हैं, है ना? लेकिन उस दौर के वैज्ञानिक समुदाय को लेमार्क की इन बातों में एक बहुत बड़ी, बहुत ही फंडामेंटल कमी नजर आई। और वो सबसे बड़ी कमी थी उनका चौथा सिद्धांत, ये आइडिया कि जिंदगी में हासिल किए गए गुण जेनेटिकली अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। इसी एक बात पर साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। वैज्ञानिकों ने बड़े सीधे साधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, अच्छा बताइए, अगर एक पहलवान रोज कसरत करके बहुत मजबूत बॉडी बना लेता है तो क्या उसका बच्चा भी पहलवान ही पैदा होता है? जवाब है नहीं। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किए, कई पीढ़ियों तक उनकी पूंछ काटी, लेकिन हर बार बच्चे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। ये सारे उदाहरण लेमार्क के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर रहे थे। तो फिर लेमार्क के विचार और आज की मॉडर्न साइंस के बीच आखिर वो कौन सा मूल अंतर है जिसने उनके सिद्धांत को खारिज कर दिया? देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर में बदलाव 2 लेवल पर होते हैं। एक वो बदलाव जो हमारी शारीरिक कोशिकाओं यानी मसल्स या स्किन में होते हैं, और दूसरे वो बदलाव जो हमारे डीएनए यानी जीन्स में होते हैं, जो हमारी जनन कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अगली पीढ़ी तक सिर्फ वही बदलाव जा सकते हैं जो डीएनए में हों। पहलवान की मसल्स बदलती हैं, उसका डीएनए नहीं। बस यही वो क्रूशियल पॉइंट है जहां लेमार्क का सिद्धांत काम नहीं करता। तो आज हमने देखा कि लेमार्क का सिद्धांत, जो अपने समय में वाकई एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था, वो आखिर गलत क्यों साबित हुआ। लेकिन ये हमें एक और भी बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अगर विकास ऐसे नहीं होता तो फिर आखिर नई प्रजातियां बनती कैसे हैं? इस सवाल का जवाब डार्विन के सिद्धांत में छिपा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले डिस्कशन में।